जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, यानी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, इसका क्या यूज़ है, यानी क्या उपयोगिता है इसकी, और क्या ये संविधान का पार्ट है कि नहीं है, और क्या इसे अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जा सकता है। और इसमें जो भी टेक्निकल टर्म दिए गए हैं कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। और जस्टिस कौन कौन सा मिला, यानी न्याय कौन कौन सा मिला है, लिबर्टी, स्वतंत्रता कौन कौन सी है, इक्वलिटी, समानता कौन कौन सी दी गई है, और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल को बहुत ही अच्छे से जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए आपको उद्देशिका के बारे में। अच्छा, प्रीएम्बल जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहा जाता है, इसे प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में, यानी ये पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। तो उद्देश्य प्रस्ताव का ही आज विकसित रूप प्रीएम्बल बन गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। प्रीएम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में जो भी कुछ होगा वो सब जनता के द्वारा होगा, यानी यहाँ के लोग ही सर्वे सर्वा होंगे। यानी ना यहाँ तो कोई धर्म माना जाएगा या किसी धर्म से कुछ चलेगा, ना ही कोई एक नेता होगा। तो जो भी होगा सब भारत के लोगों द्वारा होगा, वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या होना है। बाकी प्रीएम्बल दोनों भाषाओं में दिया गया है, आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं इसे। और इसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसे तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा ही, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, यानी प्रीएम्बल का यूज़ क्या है। तो सबसे बड़ा यूज़ तो यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो भी कुछ होगा सब यहाँ की जनता के द्वारा होगा। तो इसका मतलब क्या दिखाता है कि यहाँ पर जो भी होगा डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, कि मतलब लोग ही सब कुछ करेंगे। फिर दूसरा इसका यूज है कि यहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी होगी या उसका नेचर क्या होगा। तो उसका नेचर यहाँ पे दिया गया है कि सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, यानी संप्रभु है। संप्रभु जिसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बोलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य क्या होता है। तो ये सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, हिंदी में इसे संप्रभुता कहते हैं, कि इंडिया अपने आंतरिक और विदेशी मामले खुद से ही डिसाइड करता है। आंतरिक मामले और विदेशी मामलों में खुद बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो भी निर्णय लेना होगा यहाँ के सरकार लेगी, यहाँ के लोग लेंगे, किसी विदेशी सत्ता का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। इसे ही बोलते हैं सॉवरेन, यानी संप्रभु हैं। इंटरनल का मतलब यानी आंतरिक मामलों में जैसे इकोनॉमिक मामले आ गए, पॉलिटिकल इशू आ गए, कल्चरल इशू आ गए, जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो सब हम ही लोग लेंगे। कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर दबाव नहीं डालेगी कि आप ऐसा करिए। हम लोग कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, एकदम स्वतंत्र हैं। तो ये तो मतलब हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, पूरी तरह से हम लोग प्रभुत्व संपन्न हैं। फिर दूसरा टर्म है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है समाजवादी। और समाजवादी यानी सोशलिस्ट हमारे प्रीएम्बल में पहले नहीं था, इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद का मतलब होता है कि सरकार कोई भी काम करेगी तो सबके हित में करेगी, और जो भी काम करेगी सरकार ही करेगी, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं होगा। लेकिन 1991 के बाद जब हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म अपनाए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हमने अपनाया था, तब से हम लोग फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी हमारा झुकाव हुआ था, यानी सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी सामने आ रहे थे। जैसे पहले जो भी स्कूल थे वो सरकार के थे, जो भी हॉस्पिटल थे वो सरकार के थे, यानी जो भी पहले कुछ होता था वो सिर्फ सरकार द्वारा होता था। लेकिन अब प्राइवेट लोग भी ये सब करते हैं, यानी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पहले तो हम लोग सोशलिस्ट थे, लेकिन अब हम लोग मिक्स्ड हो गए हैं कि मतलब सरकार भी काम करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना रोल निभाएंगे। और समाजवाद से मतलब ये था कि जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन्हें हम लोग मेन स्ट्रीम में लाएंगे और इनकम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो वंचित क्लासेस हैं या वंचित वर्ग हैं उनको भी हम लोग ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और सबको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक लाइन में कहें तो समाजवाद का मतलब है कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना। फिर तीसरा वर्ड है सेक्युलर, यानी जिसे बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि ना तो वहाँ कोई राजकीय धर्म होगा, यानी वहाँ का कोई नेशनल रिलीजन नहीं होगा, और कोई भी नागरिक जो चाहे अपना धर्म फॉलो कर सकता है, उसे अपना धर्म मानने का अधिकार है।
और नागरिकों को ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मेंशन्ड हैं। तो सेकुलर का मतलब हो गया कि इंडिया कोई भी धर्म नहीं मानेगा, यानी सभी धर्म यहाँ पर बराबर होंगे। किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अतः सेकुलर भी पहले हमारे प्रियम्बल में नहीं था, इसे भी 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और सेकुलर तो अब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा बन गया है, जिसे बिल्कुल भी अब हटाया नहीं जा सकता है। तो उद्देशिका में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का यहाँ स्वागत किया जाएगा। फिर चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र का सीधा मतलब यही होता है, डेमोक्रेसी का सीधा मतलब यही होता है कि वहाँ के लोग ही शासन करेंगे, यानी भारत की जनता ही वहाँ पे शासन करेगी। तो भाई भारत इतना बड़ा देश है, तो सभी को तो मौका मिल नहीं सकता है कि सभी लोग आएँ और शासन करें। तो इसीलिए हम लोग इलेक्शन के माध्यम से अपने अपने कैंडिडेट भेजते हैं, वो चाहे राज्यों में विधायक हों या केंद्र के लेवल पर सांसद हों। तो हम लोग वोटिंग करके उन्हें भेज देते हैं। तो इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वोटिंग हम लोग दे देते हैं और वही लोग हमारे बिहाफ पर कानून बनाते हैं। और वोटिंग के लिए हमारे यहाँ एक स्वतंत्र संस्था भी है, जिसे इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को करवाएगी और बिल्कुल साफ और सही ढंग से कराएगी, जिस पर कोई भी उंगली न उठा सके। तो ये हो गया लोकतंत्रात्मक, यानी एक लाइन में कहें तो सिर्फ जनता का ही शासन होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। फिर पांचवा है रिपब्लिक, यानी गणराज्य। अब गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक मतलब हमारे इंडिया का हेड जो होगा। अच्छा, हमारे इंडिया में दो हेड हैं, एक तो नॉमिनल हेड है, एक रियल हेड है। नॉमिनल का मतलब जो सिर्फ नाम मात्र का हो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, और रियल हेड जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनमें असल में पावर होती है। और हमारे यहाँ नॉमिनल हेड ही देश को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है इसीलिए। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, हालांकि हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग जिन्हें विधायकों को हम लोगों ने भेजा है या सांसदों को हम लोगों ने वोट दिया है, तो वही विधायक और सांसद हमारे राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग या इलेक्शन। यानी हम लोगों ने तो विधायकों को वोट दिया और विधायकों सांसदों ने मिलकर राष्ट्रपति को चुना, तो इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे यहाँ जो भी हेड होगा वो चुन के ही आएगा, यानी हेरिडिटरी नहीं होगा कि वंशानुगत आ रहा, कोई राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। जिसे भारत की जनता चाहेगी वही राजा बनेगा, यही वही मेन हेड होगा। और हमारे इंडिया में सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो ये होता है रिपब्लिक का मीनिंग, गणराज्य का मतलब। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जस्टिस दिया गया, यानी न्याय है, लिबर्टी स्वतंत्रता है, और समानता है, और बंधुत्व की भावना है। अब इन सबको भी थोड़ा थोड़ा जान लें कि ये सब क्या है। जैसे हमारे यहाँ 3 न्याय दिए गए हैं, एक सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस का मतलब हो गया कि जो भी पिछड़े हैं, यानी SC ST OBC जो भी पिछड़े लोग हैं, इन लोगों को हम लोग मेन धारा में ले आएँ। और मुख्य धारा में लाएंगे कैसे? तो रिजर्वेशन देके। तो रिजर्वेशन सोशल जस्टिस का ही प्रावधान है, यानी सोशल जस्टिस पाने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी इकोनॉमिक न्याय। अच्छा, न्याय यहाँ पर उस न्याय की नहीं कि जो जज देते हैं। न्याय का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा रूप है कि सबको समान लाना, मतलब सभी के पास इतना पैसा हो कि वो अच्छे से अपना डिग्निटीपूर्ण जीवन जी सके, यानी काम के नाम पर वहाँ पर शोषण नहीं होगा किसी का, और हर लेबर को उसकी मजदूरी मिलेगी और उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार रहेगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मनरेगा। मनरेगा के तहत लगभग 100 दिनों का रोजगार पिछड़ी क्लास के लोगों या श्रमिकों को दिया जाता है। फिर तीसरा न्याय है पॉलिटिकल न्याय, यानी राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है कि मतलब अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में रह रहा है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसे बिल्कुल रोका नहीं जाएगा और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उसे भाग लेने देना होगा। जैसे कोई भी चाहे तो वो प्रधान का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी चाहे तो विधायक का इलेक्शन लड़ सकता है, बशर्ते उसके पास कुछ वोटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आके कल खड़ा हो जाए कि नहीं हम भी सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। भाई कुछ तो वोट बैंक होना चाहिए ना, कि ऐसे ही नहीं बस चले जाए। तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। और एक और एग्जांपल है कि हम लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तो सभी लोग वोट देते हैं, तो इसे भी पॉलिटिकल जस्टिस में शामिल किया गया है। यानी चाहे कोई जितना पिछड़ा हो, चाहे जैसा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। फिर दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी स्वतंत्रता मिलेगी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। यानी यहाँ पर बोलने की आज़ादी मिलेगी, सोचने की आज़ादी मिलेगी, बिलीफ जो भी विश्वास रखते हैं उसकी आज़ादी है आपको, और धर्म और उपासना की आज़ादी भी आपको मिलेगी। और ये सभी आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
में 19 से 22 तक मेंशन है। और वर्शिप तो रिलीजन के साथ आ जाता है, तो वो भी हमारे आर्टिकल में 25 से 28 तक मेंशन है। तो यहाँ पर सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बस कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको अधिकार तो दिए गए, लेकिन आपको उनकी सीमा भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप राष्ट्र के लिए खतरा बन जाए, यानी देश के खतरे की बात करेंगे, तो आपको उसका अधिकार नहीं है। आप अगर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं या शिष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ये सब फंडामेंटल राइट से हटके है, उससे परे है। यानी इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई कि आप देश को तोड़ने की मांग करने लगे। बस उतनी ही स्वतंत्रता है कि आप अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें और एक गरिमामय डिग्निटीफुल लाइफ जी सकें। फिर तीसरा है इक्वलिटी यानी समानता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला ही फंडामेंटल राइट है समानता यानी समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, जिसमें सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और तीसरा है कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर अधिकार मिलेगा, और अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता नहीं होगी। कोई ऐसी उपाधि भी नहीं लगाया कि यहाँ कोई महाराज लगा रहा है या कोई शहंशाह लगा रहा है, कोई जहाँ पनाह लगा रहा है। बस कुछ ही उपाधियाँ बची हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। जैसे आपने अगर PhD करी है तो आपको भले ही डिग्री डॉक्टर की वो मिल जाए उपाधि, या आपने MBBS किया है तो आपको डॉक्टर मिल जाएगी, इंजीनियरिंग की है तो आपको इंजीनियर की उपाधि मिल जाएगी। बस एजुकेशन से ही रिलेटेड कुछ उपाधियाँ बची हैं बस। तो ये हो गया समानता समता के बारे में। और चौथा उद्देश्य है फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है कि भाईचारा, हमें आपस में रहना है तो भाईचारे के साथ रहना है। तो देखिए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी हर किसी व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है और उसे उस गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन यानी हमारे देश की भी अखंडता और एकता बरकरार रखने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर सभी लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, बंधुत्व के भाव से रहेंगे, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। आप राष्ट्र विरोधी बयान नहीं दे सकते हैं या राज्य विरोधी भी बयान नहीं दे सकते हैं। जैसे आप हरियाणा में रह रहे हों या उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देने लगे या उसको बुरा भला कहने लगे, या बिहार में रह रहे हों और महाराष्ट्र के लोगों को बुरा भला कहें, तो ऐसा नहीं होगा। हम सभी स्टेट वाले आपस में एक दूसरे के साथ बंधुत्व के भाव से रहेंगे और भाईचारे के भाव से रहेंगे। फिर हम लोग ये जानते हैं कि क्या प्रियम्बल संविधान का अंग है? हाँ, तो बिल्कुल। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अखंड अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है, जिसे बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। और एक और क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है? तो हाँ, इसमें संशोधन बिल्कुल हो सकता है। इसमें 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें 3 वर्ड जोड़े भी गए थे, जिसमें सोशलिस्ट था, सेकुलर था, और यहाँ पर आपको इंटीग्रिटी दिख रहा होगा, ये भी था। यानी प्रियम्बल को अमेंड किया जा चुका है एक बार, तो इसे अमेंड किया जा सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा कि प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं कोई कर सकता है। बस वहीं तक संशोधन मान्य होगा जहां तक उसका बेसिक स्ट्रक्चर बरकरार है। और इसका महत्व तो हम लोग जान ही चुके हैं इन सारे वर्ड से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। हम लोग प्रियम्बल को पढ़ के भी उसका संविधान का एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा ऐसा दिया गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स पता चले होंगे। तो अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी आपको वीडियोस मिलती रहें और आपके नॉलेज में भी थोड़ा इन्हेंस हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।